हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियों जरूर देखें और सुने, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, ये कहानी काफी अजीब है दूसरी कहानियों से, और इसमें कुछ ऐसा घटा था जिसे सुनकर सच में डर का एहसास हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक अंधेरी और डरावनी रात थी जब मॉरिस गांव के आसपास की कहानियों फिर से लोगों की जुबान पर लौट आई। इस गांव का इतिहास काफी ज्यादा डरावना था और हर इंसान ने यहां रात बिताने से मना कर दिया था। लोग इस गांव के आसपास भी जाने के लिए डरते थे। रात का अंधेरा जैसा जैसा गहरा होते जा रहा था, हवा में एक अजीब सी सनसनी फैलने लगी थी। ऐसा लगता था जैसा पेड़ के पत्ते भी खौफ से कांप रहे हो, चांद भी किसी डर से बादलों में छुप गया हो, और एक अजीब सी ठंडी हवा ने पूरे गांव को अपने डर के आंचल में समेट लिया था। इस गांव में मॉरिस नाम का एक आदमी रहता था जिसके बारे में कई भयानक कहानियां कही जाती थी। कहते हैं कि मॉरिस अपने जीवन में तांत्रिक शक्तियां का प्रयोग करता था और उसकी साधना इतनी खौफनाक थी कि उसने आत्मा को बुलवाने का खेल शुरू किया था। लोगों ने कई बार उसके घर से अजीब सी आवाजें और चीखें और खतरनाक गूंज सुनी थी। लोग उसके घर के पास से गुजरने से भी डरते थे और बच्चे तो उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। मॉरिस की मौत के बाद भी उसकी कहानियों और डर गांव वालों के बीच में जिंदा था। कुछ लोगों का कहना था कि मॉरिस की आत्मा आज भी गांव में भटकती है। वो अपनी साधनाओं को पूरा करने के लिए अब भी किसी शिकार की तलाश में रहता है। गांव के कई लोग मॉरिस के घर में जाते और वापस लौट कर ही नहीं आते। जिनकी हिम्मत होती वो अंदर झांकते तो वहां अजीब सी परछाइयां टहलते हुए नजर आती। खून से सने हाथ दीवारों पर खुरचते नजर आते। ये सब सिर्फ सुनने की बात नहीं थी, जो लोगों ने वहां पर देखा था। उसके बाद उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि दोबारा उस घर के पास भी जा पाते। गांव के लोग इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे, तो कुछ लोगों ने इस डरावनी कहानी को सच साबित करने के लिए या इसका सच जानने के लिए घर के अंदर जाने का प्लान बनाया था। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, चारों ओर खौफनाक सन्नाटा छा गया। हर कदम पर एक डर की लहर उनके शरीर में दौड़ रही थी। मोमबत्ती की जो रोशनी थी वो भी अब उन्हें डराने के लिए काफी थी, क्योंकि मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने देखा कि कई सारी बड़ी बड़ी परछाइयां या उसके शैडोज दीवारों पर बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। सवाल यह था कि वो तो मोमबत्ती लेकर खड़े थे, लेकिन दीवारों पर जो परछाइयां घूम रही थी वो किसकी थी? तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और जितनी मोमबत्ती जल रही थी वो सबको बुझा दिया। किसी ने उन पर पीछे से सब के सब पर हाथ रखा। जितने लोग थे वो सबको एक साथ यही महसूस हुआ और सभी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी वहां दिखा नहीं और सब आपस में बात करने लगे कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सोचने वाली बात यह थी कि सब जितने लोग थे सबके कंधे पर एक समय पर किसने हाथ रखा होगा, और बस मुड़ते ही वो गायब हो गया। वो बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चल रहा है। एक अजीब सी गंध हवा में घुल गई थी। अचानक किसी ने डरावनी आवाज में हंसना शुरू कर दिया। वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि वो सुन सकते थे। क्नॉइस चारों और कोई भी सुरक्षित स्टेज या सुरक्षित जगह नजर नहीं आ रही थी और हर कमरे में जैसे मौत का साया मंडरा रहा था। उनके दिल में डर इतना हावी हो चुका था कि वो बाहर भागना चाहते थे, पर हर दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया था। आखिरकार एक लड़के ने हिम्मत की और दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मॉरिस की डरावनी छवि सामने आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी
और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। उसने उनके ऊपर झपट्टा मारा और उस लड़के की चीखों से घर गूंज उठा। बाकी के जीतने लोग थे, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भागकर आ गए और उस रात के बाद उस लड़के का कोई पता नहीं चला। और उसके बाद उस घर में अजीब सी चीखें और गूंज की आवाज सुनाई देते थे। मॉरिस के घर की सिर्फ यही घटना नहीं थी। इसके बाद में जो लोग उस रात में उसके घर में गए थे, उनका कहना था कि जिस लड़के को उस आत्मा ने झपट्टा मारकर कहीं गायब कर दिया था, अब हमें उसकी भी चीखें सुनाई देती है। और वो लोग भी यही बात वो कहते थे कि अब उस घर में कोई नहीं जाएगा। कई दिन तक सब कुछ ऐसा ही चला। फिर एक रात की बात है कि अचानक जीतने लोग वहां पर गए थे। उनमें से एक की लाश उसी घर के बाहर मिली। लोग इस बात से हैरान रह गए थे कि इसकी लाश अचानक यहां कैसे आई, और ये सब के सब तो बाहर भाग चुके थे। तब ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने पर पता चला कि उस लड़के की मां ने बताया, रात में क्नॉइस, मेरा बच्चा चुपचाप सो रहा था। फिर अचानक से वो 1:30 बजे उठा और अजीब सी हरकत करने लगा। कभी नीचे जमीन पर देखता और हंसने लगता। मुझे उसे देखकर लग रहा था कि कोई है, लेकिन वो जब भी मैं कहती कि कौन है और तू किससे बात कर रहा है, तो वो बस एकदम से शांत हो जाता। वो कुछ नहीं कहता। कभी वो दीवार पर देखता, फिर नजदीक जाता दीवार के, और दीवार पर ऐसे हाथ घुमाता जैसा किसी के चेहरे पर हाथ घुमा रहा हो। यही नहीं, उसकी मां का यह भी कहना था कि सीलिंग पर देखता और जोर से चीखता के नीचे ऊपर कहाँ घूम रहा है। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो किससे बात कर रहा है। रात में ये घटना कुछ 1 घंटे तक चली। उसकी मां का कहना था कि 2:30 बजकर 5 बजे तक वो यही करता रहा, और फिर एकदम से वो घर का दरवाजा खुला और भागा। मेरे अलावा घर में कोई था ही नहीं जो उसका पीछा करता। मैंने फिर भी जितना हो सका धीरे धीरे अपने कदमों के साथ उसका पीछा किया और उसे आवाज लगाती भी रही कि वो रुक जाए, लेकिन वो रुका ही नहीं। और फिर मैंने दूर से देखा, वो उस घर के करीब गया और बहुत सारी काली परछाइयां उस घर से निकली और उसे अपने साथ घर के अंदर ले गई। मैं तभी समझ गई कि अब मेरे बच्चे का बचना नामुमकिन है। और अगली सुबह उसकी लाश बाहर पड़ी हुई गांव के लोगों को मिली। इस घटना से जीतने भी लोग वहां पर मौजूद थे। वो सब के सब बहुत ज्यादा डर गए थे। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है अब एक एक करके हमारा भी नंबर आएगा। उसके बाद जो एक लड़का था जिसका नाम कही था, उसने उसी समय गांव को छोड़ना ही ठीक समझे और वो गांव छोड़कर एक शहर में चला गया। बाकी जीतने लोग थे, उनके साथ भी कई सारी अनहोनियां होने लगी, जिनमें से एक लड़के के साथ तो कुछ अजीब सा हुआ। वो रात में अपने खेतों में काम करने के लिए गया था। अगले दिन जब सुबह हुई और उसे ढूंढा गया तो सिर्फ उसकी कटी हुई टांगे खेत में थी। उसे ढूंढने की कोशिश की गई तो उसकी लाश भी उसी घर के बाहर पड़ी हुई गांव के लोगों को मिली। गांव के लोग इस बात से हैरान थे और कुछ लोग उसी की लाश को देखकर मनगढ़ंत कहानियों बना रहे थे कि हो सकता है जाना नहीं चाह रहा होगा, इसीलिए भूत ने इसकी टांगे काट दी। और अजीब सी बात है, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को डरा कर रख दिया। एक रात अमावस की आई जब रात में एक गहरी शांति पूरे गांव में थी और शायद सभी सो रहे होंगे। 12 बजे के आसपास जोर से एक चीख उस गांव में गूंज उठी और वो चीख एक ही बात बार बार कह रही थी, बचाव। जब लोगों ने उस चीख को सुना गौर से, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अपने घरों से बाहर आए, तब उन्हें यह पता चला ये चीख वही लड़के की है जिसकी मौत उस रात में उस घटना में हुई थी, यानी घर के अंदर जिसकी मौत हुई थी। और फिर जब ये 2 मौतें हुई, जो लोग उस घर में गए थे, उन्हीं में से 2 लोगों की मौत के बाद जीतने लोग उस रात में उस घर में गए थे। वो सब के सब उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गए। कहा जाता है कि 1961 के बाद में उनका कोई अता पता नहीं लगा कि वो कहां चले गए। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अक्षत की है,
चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं आपको पहले अक्षत के बारे में बता दूं। अक्षत एक रेलवे का गेटमैन था। वो शहर के बाहर के इलाके में एक पुराने से रेलवे फाटक पर, जहां कोई आता जाता नहीं था, बहुत सुनसान फाटक था, वहां पे उसे पोस्ट किया गया था। उसकी नौकरी में वैसे खास तो कुछ नहीं था, ट्रेन के समय पर फाटक खोलना और बंद करना। लेकिन रात के समय उस फाटक का इलाका काफी ज्यादा डरावना हो जाता था। चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, और बस घनी बड़ी बड़ी झाड़ियां होती थी। गांव वहां से कुछ ही दूरी पर था, 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। गांव के लोगों का कहना था कि उस रेलवे ट्रैक पर कुछ अजीब घटनाएं हमने होती देखी है। कोई कहता है कि वहां रात में एक औरत की परछाई कभी दिखाई देती है, तो कोई कहता कि वहां कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। अक्षत ने इन सब कहानियों पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके विश्वास को तोड़ दिया। एक सर्दियों की रात थी, घड़ी रात के 1 बजे का समय कुछ दिखा रही थी। अक्षत अपनी छोटी सी कैबिन में बैठा हुआ था। वो थर्मस में चाय निकाल कर पी रहा था और किसी पुरानी पिक्चर का गाना भी गुनगुनाते हुए सुन भी रहा था। ट्रेन के आने का सिग्नल मिला और अक्षत ने फाटक बंद करने के लिए बाहर कदम रखा। बाहर काफी ठंड थी, चारों ओर घना अंधेरा और बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। दूर से ट्रेन की सिटी सुनाई दे रही थी। अक्षत ने फाटक बंद किया और ट्रैक की ओर देखने लगा। जैसे ही ट्रेन गुजरी, उसने एक अजीब सा मंजर देखा। ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पास एक औरत उसे खड़ी दिखाई दी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वो अक्षत की ओर देख रही थी। अक्षत एकदम से बिचक गया। ये कोई यात्री हो सकता है, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, वो औरत ट्रेन से कूद गई और कई हवा में गायब हो गई। अक्षत के पास में एक टॉर्च था जो कि काफी पावरफुल था। उसने उस ट्रैक पर मारकर भी देखा, लेकिन वो औरत उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। तो मन ही मन सोच रहा था कि क्या जो मैंने देखा वो सच था या सिर्फ मेरा ये वहम था। इसके बाद वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसके कदम भी लड़खड़ाने लगे थे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और फाटक खोल दिया। लेकिन जब वो अपनी कैबिन में लौटा तो महसूस किया किसी ने उसके पीछे पीछे भारी कदमों से उसका पीछा किया था। जैसे ही उसने कैबिन का दरवाजा बंद किया, उसे लगा कि किसी ने दरवाजे के दूसरी तरफ खटखटाया। अक्षत ने कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोबारा 2 सेकंड के बाद ही फिर से खटखटाने की आवाज हुई। इस बार अक्षत पहले से ज्यादा डरा हुआ था और उसने पूछा, बाहर कौन है? कोई है क्या? बाहर से इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो उसकी कैबिन के चारों ओर चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे थे। यानी वो निशान उस मिट्टी पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे और उसकी कैबिन को घेरे हुए थे। अक्षत ये देखकर और भी ज्यादा डर गया और उसके बाद मन तो उसका कर रहा था कि उसी समय वहां से वो छोड़कर कैबिन भाग जाए, लेकिन नौकरी का सवाल था, इसीलिए वो डटकर बैठा रहा। कैबिन को लॉक करके अगले कुछ दिनों में कुछ अजीब सी घटना उसके साथ और भी ज्यादा हो गई थी। एक रात अक्षत को लगा कि कोई ट्रेन की पटरी पर बैठा रो रहा है, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था और आवाज तब भी आ ही रही थी। अचानक से ट्रेन को लगकर जो छोटी छोटी झाड़ियां थी, उनमें एक हलचल नजर आई। अक्षत ने तुरंत वहां पर टॉर्च मारा तो पाया कि एक कुत्ता मरा हुआ था। उस कुत्ते को देखकर लग रहा था कि अभी अभी किसी ने इसे बीच में से काट कर चला गया हो। कभी कभी उसकी कैबिन की खिड़की पर अचानक से खटखटाने की आवाज होती, लेकिन बाहर झांकने पर कोई नजर नहीं आता। कई बार उसकी लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती और उस कैबिन में एकदम से अंधेरा छा जाता। फिर किसी के जोर से सांस लेने की आवाजें उस कैबिन में गूंजने लगती और फिर अगले ही पल लाइट दोबारा आ जाती। अक्षत हर दिन डर के साए में जी रहा था। एक रात जब घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, अक्षत को दूर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी।
उसने खिड़की से झांक कर देखा। रेलवे ट्रैक के पास एक औरत खड़ी थी, जो कि काफी डरावनी लग रही थी। उसके शरीर के बहुत सारे पार्ट्स मिस थे, जैसा कि उसका एक हाथ तो पूरा था, लेकिन दूसरा हाथ सिर्फ आधा ही नजर आ रहा था। उसका जो पैर था वो भी एक पैर आधा ही नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन की पटरियों पर उसे रखकर किसी ने लेटा कर ट्रेन को उसके ऊपर से गुजार दिया हो। इस वजह से ही उसके हाथ पैर कट गए। यहां तक भी मामला ठीक था। जब अक्षत ने उस पर टॉर्च मारकर देखा तो जो उसका हाथ कटा हुआ उसे नजर आ रहा था, उसमें से अचानक से खून बहने लगा। डरते डरते अक्सर ट्रैक के पास गया और औरत से पूछा, आप कौन हो और यहां क्या कर रही हो? उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें लाल, चेहरा जला हुआ और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने घेरी और ठंडी सांस ली। वो कुछ कहती कि उससे पहले ही अक्षत समझ चुका था कि इंसान नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना दर्द में ऐसा मुस्कुरा नहीं सकता। अक्षत ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पैर उस रेलवे ट्रैक पर किसी ने पकड़ कर रखा हो। वो औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। अक्षय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह अपने पैरों को छुड़ाकर वहां से भागा। वो कैबिन में पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। औरत बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगी। अगर उस दिन अक्षत शायद दरवाजा खोल देता तो उसकी मौत पक्की थी। अक्षत ने अपने थर थराते हुए हाथों से फोन उठाया और रेलवे अधिकारियों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन फोन से सिर्फ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। औरत अब वो कैबिन के अंदर आ चुकी थी। वो अक्षत की ओर बढ़ी और उसकी गर्दन पकड़ ली। अक्षत की सांसें अब थमने लगी और उसी समय ट्रेन की सीटी सुनाई दी। औरत ने अचानक अक्षत को छोड़ दिया और कहीं गायब हो गई। अक्षत घुटनों के बल गिर पड़ा, हांफते हुए, और सोचने लगा कि वो कैसे बचा। अगले दिन उसने रेलवे अधिकारियों को रिसाइन दे दिया और कभी पीछे मुड़कर उसे रेलवे फाटक की ओर नहीं देखा। गांव के लोगों ने कहा कि वो औरत एक भटकती हुई आत्मा थी। न्यूज रेलवे ट्रैक पर मारी गई थी। अक्षत ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वो हमेशा ये सोचता रहा कि अगला जो भी आदमी उस नौकरी पर आएगा, क्या वो बच पाएगा, या फिर क्या ये सारी चीजें उसके साथ होगी या नहीं होगी, ये ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन इसके साथ में अक्षत बताता है कि उस घटना के बाद मैं कई सारे लोगों से मिला जो कि रेलवे में ही काम किया करते थे, और उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी मैंने घटनाएं सुना जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मेरे साथ जो भूतिया घटना हुई शायद वो कुछ भी नहीं थी। इन घटनाओं के सामने अगली बार कभी इसी चैनल के माध्यम से वो घटना भी मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर भाई की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। इन्होंने नाम बताने से मना किया है, तो इन्हें काल्पनिक नाम दे देते हैं। चलिए अब घटना शुरू करते हैं। रमेश, जो कि दिल्ली में अपनी रिक्शा चलाता था। दिल्ली की तंग गलियों में रिक्शा चलाने वाला वो एक नॉर्मल सा आदमी था, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर होने की वजह से वो दिन में भी और कई बार आंधी आंधी रात तक रिक्शा चलाता था। कई बार तो रमेश का कहना था कि मैंने पूरे 24 घंटे भी रिक्शा चलाए हैं, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसकी फैमिली को सपोर्ट करने उसे तो ये करना ही था उसका दिन सुबह से रात तक। पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने में निकल जाता था। वो अपने परिवार का भी बहुत ध्यान रखता था, और वो अपने साथ ही रिक्शा चालकों से भूत प्रेत की कहानियों सुनता तो था ही, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं करता था। कई लोग उसे कहते थे कि रात के समय इस जगह पर मत जाना, वहां भूत है, प्रेत है, फिर भी वो जाता था। उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन एक रात उसकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि वो खुद एक डरावने एक्सपीरियंस का हिस्सा बनकर रह गया।
वो एक ठंडी और धुंधली अक्टूबर की रात थी। सड़कें सुनसान हो चुकी थी और रमेश सोच रहा था कि अब वो घर चला जाएगा। तभी रेलवे स्टेशन के पास एक कोने में खड़ा होकर वो एक आखिरी सवारी का वेट कर रहा था। तभी धुंध के बीच से एक औरत, जो कि काफी अजीब सी नजर आ रही थी, हो सकता है धुंध की वजह से वो ब्लर दिख रही हो, वो उसे आते हुए नजर आई। धीरे धीरे वो औरत उसकी ओर ही बढ़ती जा रही थी। उसकी सूरत काफी अजीब थी। उसका चेहरा बेहद सफेद और उसकी आंखें अजीब रूप से बड़ी और गहरी थी। ऐसा लग रहा था कि आंखों को किसी ने जानबूझकर मार के अंदर कर दिया हो। फिर उसने कहा, भैया। एक धीमी सी आवाज थी उसकी, मुझे यमुना के पास वाले पीपल के पेड़ तक ले चलोगे? रमेश यमुना को तो जानता था, लेकिन वहां पीपल का पेड़ था, ये उसे नहीं पता। रमेश के मन में यह सुनकर तभी एक अजीब सी घबराहट हुई। वो जगह शहर के बाहर के इलाके में थी, जहां इस समय कोई आता जाता नहीं था। सुनसान जगह थी और उसी जगह की भी उसने अपने दोस्तों से कई सारी भूत पिशाच की कहानियों सुन रखी थी। लेकिन उस औरत ने उसे अच्छी खासी रकम देने का वादा किया और रमेश ने पैसे के लालच में अपनी सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। फिर रमेश ने रिक्शा चलाना शुरू किया। उसे बिठाकर रास्ता जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सुनसान था। ठंडी हवाएं चल रही थी। अब इतनी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी थी जब से वो औरत उस गाड़ी में बैठी थी कि वो ठंडक हड्डियों तक महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो औरत बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, लेकिन क्नॉइस, उसने जो रंग के कपड़े पहने हुए थे, अब वो धीरे धीरे सफेद रंग में बदलते जा रहे थे। रमेश मन ही मन सोचने लगा कि क्या इस औरत ने पहले से ही सफेद साड़ी पहनी थी, या फिर इस साड़ी का रंग बदलता जा रहा है। जहां तक उसे याद था तो साड़ी का रंग सफेद नहीं था। रमेश का कहना था कि जैसा जैसा रिक्शा आगे बढ़ते जा रही थी, उसकी साड़ी अब हल्के से हवा में लहराती हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो साड़ी में खुद से कहीं से जान आ गई हो। ऐसा एक नॉर्मल साड़ी लहराती है, वो उससे बिल्कुल अजीब तरह से लहरा रही थी। वो सिचुएशन में चाह कर भी डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं। मुझे उसे देखकर अब थोड़ा सा डर लगने लगा था, इसीलिए मैंने पीछे मुड़कर उसे देखकर कहा, मैडम आप ठीक है ना? मैं काफी हिम्मत जुटाकर उससे ये बात कहा था। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। ऐसा लगा जैसा उसने सुना ही नहीं हो। मैं दोबारा आगे मुड़कर गाड़ी चलाने लगा। 1 मिनट के बाद मैंने रार क्यू मिरर में फिर से देखा और इस बार मेरा खून ही मानो शरीर में जम गया था। औरत का सिर अब उसके कंधे पर झुका हुआ था और उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि रिक्शा में जहां वो बैठी थी, पैरों तक उसके बाल बिखरे हुए थे। यही नहीं बल्कि पूरी सीट पर भी उसके बाल ही बाल नजर आ रहे थे। यहां तक उसका चेहरा देख पाना भी मुश्किल हो चुका था। डर के मारे मेरा दिल तो तेजी से धड़कने लगा। मैंने रिक्शा रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं कितना ही ब्रेक मार लूं या रुका लो, शायद कोई रिक्शा को अपने कंट्रोल में ले चुका है, या फिर कोई उसे पीछे से जोर से धक्का दे रहा हो। जिस वजह से रिक्शा रुक ही नहीं रही है। तभी सड़क के किनारे मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। झाड़ियों में से मैंने जब देखा क्नॉइस, तो मैंने पाया कि वहां पर एक औरत खड़ी थी और वो मेरे रिक्शा पर हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। जैसे ही रिक्शा उसके करीब गई तो मैंने देखा ये वही औरत थी जो अभी मेरे रिक्शा की पीछे सीट पर थी। अब सोचने वाली बात यह थी कि अगर ये मेरी पीछे वाली सीट पर थी तो ये अचानक बाहर आकर मुझसे लिफ्ट कैसे मांग रही है? जैसा मैं बताया, रिक्शा रुक ही नहीं रही थी। मैं परेशान कि कैसे भी बस रिक्शा रुक जाए, और जैसे ही मैं उस औरत के और करीब पहुंचा रिक्शा लेकर, वो औरत हवा में कहीं गायब हो गई। और फिर पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कि वो औरत कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रही हो। वो भाषा मुझे तो आती ही नहीं थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि ये कुछ बहुत गलत हो रहा है।
मैं पसीने में नहा चुका था डर की वजह से, लेकिन अब भी वो औरत बिल्कुल शांत बैठी थी। अचानक औरत ने एक भयानक ठंडी आवाज में कहा, जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। उसकी आवाज सुनकर तो मेरे मन का डर दोगुना हो चुका था। और जैसा कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी, रास्ते में थपेड़ों की शाखाएं भी हवा में ऐसा हिलते हुए डरा रही थी, जैसा कि उन थपेड़ों से बहुत सारे लोगों को फांसी देकर लटकाया गया हो। फिर वो यमुना के पास वाले पीपल के पेड़ तक मैं पहुंचा, और उस पेड़ के पास पहुंचते ही रिक्शा अपने आप रुकी। मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब वहां नहीं थी। उसकी जगह रिक्शा के सीट पर सिर्फ एक पुराना फटा हुआ कफन का कपड़ा पड़ा हुआ था। मेरा शरीर सोन हो गया था। मैं तेजी से वहां से भागा, लेकिन तभी पेड़ की शाखाओं से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। मैं डर से चीख पड़ा और अंधेरे में रिक्शा को वहीं छोड़कर बाहर निकलकर तेजी से भागा। उस घटना के बाद मैंने कभी रात में रिक्शा चलाने की हिम्मत ही नहीं की, और अपने जीतने भी रिक्शा चलाने वाले साथी थे, उनको ये कहानी सुनाई। कुछ ने तो मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ जिनके साथ ये घटना हुई थी, वो इस घटना को सुनकर मुझसे कहने लगे, अगली बार चौकन्ना रहना। फिर उन्होंने एक आदमी के भी बारे में बताया। उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। भूतिया जी इस वजह से उसका एक्सीडेंट ही हो गया और वो हमेशा के लिए अंधा हो गया। उसके बाद वो कभी रिक्शा नहीं चला पाया। आज इस घटना को लगभग 28 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये घटना मैं आज भी भूल नहीं पाया। अब वो एक याद नहीं, बल्कि एक डरावना सा एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी का बनकर रह गई है, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सच कहूं दोस्तों, अब मुझे रिक्शा चलाने ही नहीं, बल्कि रिक्शा में रात के समय कहीं ट्रैवल करने में भी डर लगता है। तो दोस्तों, ये थी रमेश की कहानी। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रामू की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। रामू की जो दुकान थी, वो गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी दुकान थी, और हर कोई उस दुकान को जानता था। रामू मांस बेचा करता था। चिकन की उसकी दुकान थी। वैसे तो वो एक साधारण आदमी था। सुबह सुबह अपनी दुकान खोलता, ताजे मांस की कटाई करता और ग्राहकों को बेचता। लेकिन इस दुकान का एक काला इतिहास था, जिसे गांव वाले जानकर भी अनजान बने रहते थे। दुकान के बारे में कहा जाता था कि ये कभी श्मशान भूमि के पास हुआ करती थी। रात को यहां से अक्सर अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। लेकिन रामू ने कभी इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस अपनी कमाई से मतलब था। एक रात रामू दुकान पर बैठा हुआ हिसाब किताब कर रहा था। अंधेरा काफी घना था और बिजली भी चली गई थी। उसने मोमबत्ती जलाई और काम में लग गया अकनॉइस। तभी दुकान के कोने में एक छाया हिलती हुई दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन छाया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। डरते हुए उसने मोमबत्ती को ऊंचा किया और पूछा, कोई है क्या वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया और अपने आप मोमबत्ती बुझ गई। रामू ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, क्योंकि उसे अब ऐसा महसूस होने लगा कि उसके बाजू में कोई खड़े रहकर जोरों से सांस ले रहा है। परंतु ये भी उसकी बात गलत निकली। अगले दिन रामू ने सोचा कि ये सब उसकी थकान का नतीजा होगा, लेकिन वो रात फिर से अजीब सी घटनाएं दोबारा शुरू हो गई। उसने मांस काटने का बड़ा चाकू एक कोने में रखा था, जो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। वो एकदम से गिरने के बाद नीचे खड़ा रहा, यानी कि ऐसा लग रहा था कि चाकू को किसी ने पकड़ कर रखा है, और वो भी उसे खड़ा रखा है। सिर्फ चाकू की नोक जमीन पर थी, बाकी पूरी चाकू हवा में खड़ी थी। जैसे ही उसने फिर भी डरते हुए चाकू उठाया, उसे लगा किसी ने उसकी गर्दन के पास सांस ली हो। उसने जल्दी जल्दी दुकान बंद की और फिर से घर चला गया। रात भर उसे अजीब सपने आते रहे। सपने में वो देखता कि दुकान के अंदर खून से सनी हुई लाशें बिखरी हुई है और कोई भयानक आकृति उस पर हंस रही है। ऐसी ही कुछ घटनाएं उसके साथ घटते रहते एक रात
कुछ अजीब सा उसके साथ हुआ। वो अपनी दुकान पर काम खत्म करके दुकान को धो रहा था कि अचानक उसने महसूस किया कि दुकान के कोने में जहां पर वो मुर्गियां रखता था वहां पर कोई तो है, और जो उस मुर्गी के पिंजरे के पीछे से बैठकर उसे घूर रहा है। रामू ने आवाज लगाई, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। रामू करीब गया और जाकर जब देखा तो उसने पाया कि कुछ वहां पर था जो उसके देखते ही हवा में कहीं गायब हो गया हो। रामू इस बात से बहुत ज्यादा डर गया था। अब कुछ दिन बीते थे। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो होते रहती थी, लेकिन कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। वो अजीब सा दिख रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में गड्ढे थे। आंखें ऐसी डंसी हुई थी जैसे मानो वहां मांस ही नहीं हो। उसने मांस का एक टुकड़ा मांगा। रामू ने उसे मांस काट कर दिया, लेकिन जब वो पैसे लेने के लिए मोड़ा तो वो आदमी गायब हो चुका था। रामू को पसीना आ गया। उसने गांव वालों से ये बात की तो किसी ने बताया कि उस बूढ़े आदमी का चेहरा गांव के पुराने मरे हुए आदमी से मिलता था। ये सुनकर रामू का तो खून वही जम सा गया। फिर रामू ने तय किया कि वो उस दुकान का इतिहास जानेगा। रामू ने पक्का सोच तो यही लिया था, शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले दिन उसने दुकान नहीं खोलने का ही सोचा था। तभी उसे एक ऑर्डर आया। ऑर्डर काफी बड़ा था। इस वजह से उसे दुकान पर जाकर दुकान खोलनी पड़ी। जब वो मांस काट कर देने लगा तब उसने उसी बूढ़े आदमी को दूर से गुजरते हुए देखा, जो कि रामू को देखकर घूर रहा था। और शायद वो इसलिए भी घूर रहा होगा कि उसे और मांस चाहिए हो। रामू ने वो दिन भी जल्दी से दुकान बंद किया और वहां से मुड़कर घर पर आया। उसके बाद उस दुकान के बारे में जानने के लिए हर जगह पर पूछताछ करने लगा। उसने फिर गांव के एक बूढ़े आदमी से पूछा। उन्होंने कहा, यह दुकान पहले कसाई का घर था। कहते हैं उसने कई निर्दोष लोगों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े बेच दिए थे। उसी के पापों की सजा के कारण यहां भूतों का साया है। रामू ये सुनकर डर से कांप गया कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। फिर एक रात रामू ने महसूस किया कि दुकान से मांस की गंध नहीं, बल्कि सड़े हुए खून की दुर्गंध आ रही थी। उसने देखा कि मांस के टुकड़े खुद ब खुद तैर रहे हैं और हवा में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह गिर रहे हैं। तभी एक भूतिया आवाज गूंजने लगी। वो आवाज दर्द और तकलीफ से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी को बहुत मारा गया हो और उसके बाद वो तकलीफ से बचाने की गूंज लगा रहा हो। रामू डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब वो होश में आया तो उसने पाया कि उसकी दुकान के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था। दुकान का नाम मिट चुका था और दीवारों पर खून के धब्बे थे। रामू ने अब मन बना लिया था कि वो उसी दिन उस दुकान को बंद कर देगा और वहां से हमेशा के लिए चला जाएगा। बस फिर क्या था, रामू ने उसी दिन उस दुकान को बंद किया और वहां से हमेशा के लिए उस दुकान को छोड़कर चला गया। दोस्तों, कहा जाता है कि उसके बाद उस गांव में कभी भी मांस की कोई दुकान खुली ही नहीं, क्योंकि लोगों के मन में एक डर था कि अगर दोबारा से किसी मांस की दुकान को खोला गया तो शायद फिर से वो भूत प्रेत दोबारा यहां पर आकर हम पर हमला करेंगे। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हिमांशु की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम हिमांशु है और यह घटना मेरे साथ 2018 में घटी थी। उस समय मेरी उम्र करीब 19 साल की थी। मैं अपने दोस्तों के साथ कैंपेन के लिए ग्रुप में गया हुआ था। वहां हमारे ही कॉलेज का ग्रुप था और हमारे साथ हमारे एक टीचर भी थे। उनका नाम तो मैं नहीं बता सकता, मगर मैं उन्हें काल्पनिक नाम रोशन दे देता हूं। हम लोग शाम को जंगल में बस से गए हुए थे। हम करीब 40 स्टूडेंट्स थे। हमने एक रिजॉर्ट जंगल के अंदर ही बुक कर रखा था। जाते जाते करीब रात के 8 बज चुके थे। जब हम वहां पहुंचे तो काफी ज्यादा थक भी चुके थे। हमें से हर एक किसी ने अपना अपना एक एक कमरा लेकर सोने की तैयारी में लग गया था। वो रिजॉर्ट जंगल के बीचों बीच में था। अजीब बात यह थी, पूरे रिजॉर्ट में बस एक ही केयरटेकर था और वही मालिक भी था। उसने हमसे ज्यादा पैसे भी नहीं लिए थे।
मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि बाहर से मुझे अचानक कुर्राने की आवाज आई। मैं जाकर उस कमरे की खिड़की से देखने लगा तो एक अजीब सा जानवर मुंह में कुछ तो लेकर जा रहा था। वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ था और उसके शरीर पर काफी ज्यादा बाल थे। वो कुछ अजीब सा ही दिख रहा था, मानो एक वैंडिगो जैसा दिख रहा था। मैंने गलती से उसे देखकर चिल्ला दिया उसकी, और मेरी नजर एक हो गई, मानो अब वो मुझे गुस्से में देखने लगा। लेकिन उसने कुछ किया नहीं और वो जंगल की ओर भाग गया, फिर एकदम से कहीं गायब हो गया। तभी सारे स्टूडेंट और सर मेरे कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। मैंने सारी बात उन लोगों को बताई। फिर मेरी बात सुनकर सब लोग घबरा गए और जब दोबारा उसी समय स्टूडेंट की काउंटिंग हुई तो पता चला कि सिर्फ 39 बच्चे ही हैं, जबकि हम 40 बच्चे गए हुए थे। फिर पता चला कि राहुल, जो कि हमारा ही एक दोस्त था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी मैंने बाहर कुछ पढ़ा हुआ देखा, जहां पर वो वैंडी को जैसा कुछ खड़ा हुआ था। मैं टीचर को लेकर वहां गया तो वहां पर मैं राहुल का आईडी कार्ड देखा और हमारी ग्रुप की एक बच्ची ने बताया कि राहुल आधे घंटे पहले बाहर गया हुआ था और जब से वो वैंडी को मुझे दिखा तब से वो केयरटेकर पता नहीं क्यों, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा था। उस केयरटेकर के रिजॉर्ट के ही अंदर एक गाड़ी भी थी। अब उसकी गाड़ी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। सर ने कहा कि घबराने की बात नहीं है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। हम सभी लोग उस आवाज के पीछे भागकर चले गए तो हमने देखा कि वो हैवान किसी को फाड़ कर उसकी अंतड़ियां निकाल कर खा रहा था। इससे पहले वो हमें देखता, मैंने झट से दरवाजा बंद कर दिया, मगर मेरी जल्दबाजी में रवि, जो कि हमारा एक दोस्त था, वो वही बाहर छोड़ गया और वो उसके पीछे दौड़ता रहा। रवि बाहर जंगल की ओर भाग गया और वो वेंडी को भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। हमें एक और चिल्लाने की आवाज आई। कई सारे बच्चे पुलिस को फोन लगा रहे थे, मगर वहां कनेक्शन ही नहीं था जब तक वो हैवान वापस आता। हम सब बस में जा चुके थे और चुपचाप बैठ गए। सर ने कहा कि अरे चाबी तो मैंने वहीं पर छोड़ दिया, और फिर कहने लगे कि अब चाबी वहां से कौन वापस लाएगा। तभी ही हमारे ग्रुप का एक बच्चा था। वो नशा भी करता था और ताकतवर भी था। उसने कहा कि मैं जाकर लेकर आऊंगा। उस समय भी उसने नशा कर रखा था और तभी हमने देखा कि वो बाहर चला गया। उस सन्नाटे में बाहर निकलना भी मानो बहुत बड़ी बात थी और उसने अपनी सिगरेट जलाई। उसका नाम वीर था। तभी घर घर की आवाज आने लगी और इससे पहले वो वेंडिगो उस पर वार करता, उसने अपनी जेब से हथियार निकाला और उस वेंडिगो पर उसने 5 बार वार किया। वो वेंडिगो जंगल की ओर भाग गया और फिर जाकर वो चाबी उठाकर लाने लगा। बस में हम सब बैठकर ये देखकर काफी खुश हो रहे थे, पर क्या पता था कि अब और भी बुरा होने वाला है। वीर नशे में ऑलमोस्ट बस के पास पहुंच चुका था। कुछ ही कदम बाकी रह गए थे कि तभी उसके पीछे से वेंडिगो आ गया और सब चिल्लाने लगे कि वहां से भाग जल्दी। मगर इससे पहले वीर कुछ कर पाता कि उस हैवान के एक ही पंजे में उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई और चाबी उधर ही गिर गई, क्योंकि उस वेंडिगो ने सबके चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। वो बस की ओर आया और बस को हिलाने लगा। मैं बस के पीछे वाले गेट से सड़क के निकल गया और भागकर चाबी उठाकर लेकर आया और मैंने जोर से चिल्लाता। जैसे ही वो मेरी ओर मुड़ा और मुझ पर हमला करने वाला था कि मैंने उसकी आंखों पर हमला कर दिया। इसके बाद वो जोर से गुजराने लगा। मैं भागकर बस के अंदर पहुंच गया। इसके बाद बस चालू करके हम सीधा बस लेकर हाईवे पर पहुंच गए और बस को खूब दौड़ाने लगे। तो वेंडी को भी पागलों की तरह बस की आवाज सुनकर धुंधली नजरों से उस बस का पीछा करने लगा। तो मैंने सर को कहा कि सर, यहां से अब जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी हमें निकल जाना चाहिए। फिर हम कुछ ही समय में तो हाईवे पर थे और सभी स्टूडेंट्स जो थे और जिन जिन के पास फोन था उन सबका नेटवर्क भी आ गया था। इसके बाद हमने पुलिस को कॉल लगाया और फिर आधे घंटे के अंदर ही पुलिस भी आ चुकी थी। लेकिन एक बात का अफसोस यह है कि हम गए थे 40
और लौटे सिर्फ 36। अब मुझे नहीं पता कि वो वेंडी को जिंदा होगा या नहीं, पर मैं ठीक हूं, यही बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में।